आज की इस डीप डाइव में हमारे पास डेटा और जानकारियों का एक ऐसा खजाना है जो दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक यानी एआई से लेकर हमारी रोजमर्रा की महंगाई तक के तार जोड़ता है। बिल्कुल। और ये सब बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ, हमारा मिशन आज बड़ा स्पष्ट है। वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में हो रहे उन बड़े बदलावों को डिकोड करना जो पहली नजर में तो बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, पर असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एकदम सही। मतलब सोचिए, ताइवान में बनने वाली एक छोटी सी माइक्रोचिप, वॉशिंगटन के एक कोर्टरूम का फैसला और जयपुर में एक आम इंसान के घर का बजट, ये सब कैसे एक ही डोर से बंधे हैं। यही तो सबसे दिलचस्प बात है आज के समय की। बिल्कुल। चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी, ये सचमुच एक बहुत ही दिलचस्प समय है। जब हम इन अलग अलग घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। बहुत तेजी से। तकनीक, अर्थशास्त्र और मानवाधिकार, ये तीनों आज के समय में किस तरह एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ये समझना आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। बिना इस बड़े परिदृश्य को समझे हम सिर्फ खबरों के टुकड़ों को देख रहे होते हैं। पूरी तस्वीर को नहीं, है ना? एकदम सही। तो पूरी तस्वीर देखने की शुरुआत करते हैं एक नए शब्द से जो आजकल जियोपॉलिटिक्स में बहुत गूंज रहा है, पैक्स सिलिका, या कह लें सिलिकॉन शांति। ये शब्द आजकल बहुत चर्चा में है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि पिछली सदी में दुनिया भर के देश तेल के लिए, ऑयल पर कब्जा करने के लिए बड़े बड़े गठबंधन बनाते थे। तेल ही दुनिया चलाता था उस समय। बिल्कुल। लेकिन आज के युग का तेल डेटा और सिलिकॉन चिप्स हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के साथ मिलकर एक नया गुट बनाया है। और इसमें नीदरलैंड का होना बहुत अहम है। हाँ, क्योंकि उसके पास एडवांस चिप बनाने वाली मशीनों का दुनिया भर में एकाधिकार है। और सबसे बड़ी चर्चा ये है कि अब भारत भी इस पैक्स सिलिका गठबंधन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नाम भले ही इसका पैक्स सिलिका या सिलिकॉन शांति हो, लेकिन जमीनी हकीकत में ये शांति की कोई पहल नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये सीधे तौर पर एक तकनीकी शीत युद्ध है, यानी टेक कोल्ड वॉर का एक बहुत ही आक्रामक हिस्सा। आक्रामक कैसे? मेरा मतलब, क्या ये सिर्फ व्यापार और सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए नहीं है? देखिए, बिल्कुल नहीं। इसका मुख्य और अघोषित उद्देश्य चीन के उस एकाधिकार को तोड़ना है जो उसने क्रिटिकल मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों की सप्लाई चेन पर बना रखा है। वो रेयर अर्थ मिनरल्स? हाँ, आज दुनिया के लगभग 90% रेयर अर्थ खनिजों का उत्पादन चीन के पास है। ये वही खनिज है जिनसे हमारे स्मार्टफोन बनते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और फाइटर जेट्स भी। बिल्कुल, फाइटर जेट्स के पुर्जे भी बनते हैं। पिछले साल अप्रैल और अक्टूबर में चीन ने इन खनिजों और उनसे बनने वाले चुंबकों के निर्यात पर अचानक रोक लगा दी थी। हाँ, मुझे याद है। उसने पूरी दुनिया को एक तरह से अपनी ताकत का एहसास कराया था। एकदम। उसने दिखाया कि अगर वो चाहे तो रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के कारखानों में ताले लगवा सकता है। तो ये पैक्स सिलिका गठबंधन दरअसल भविष्य की तकनीक पर अपना वर्चस्व बनाए रखने की एक रणनीति है। अपनी सप्लाई चेन को चीनी दखल अंदाजी से सुरक्षित करने के लिए। जी बिल्कुल। और इसी रणनीति के बीच भारत की भूमिका बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हुआ, जो काफी सफल भी रहा। हाँ, इसमें अमेरिका और चीन समेत 88 देशों ने हिस्सा लिया। वहां एक डिक्लेरेशन पास हुआ जिसका मूल मंत्र था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यानी एआई का फायदा सिर्फ कुछ अमीर टेक कंपनियों तक सीमित न रहे। सही कहा। इसका लोकतांत्रिकरण हो, जैसे कि भारत के किसी सुदूर गांव का किसान भी मौसम की सटीक जानकारी के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषा में एआई का इस्तेमाल कर सके। ये सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इस गुट में शामिल होने से भारत को असल में क्या आर्थिक फायदा होने वाला है? फायदे तो बहुत स्पष्ट हैं। भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन में सिर्फ एक किनारे खड़ा होकर तमाशा नहीं देख सकता। इस गठबंधन में आने से भारत को चाइना +1 रणनीति का सबसे ज्यादा और सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। थोड़ा ऐसे आसान भाषा में समझाएं, ये चाइना +1 जमीन पर काम कैसे करता है? मान लीजिए कि दुनिया की कोई बहुत बड़ी स्मार्टफोन या लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है। उसका पूरा प्रोडक्शन अभी चीन में होता है। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, उसे देखकर उस कंपनी के निवेशकों में डर बैठ गया है। वो चाहते हैं कि चीन के अलावा भी उनका एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस होना चाहिए। यही है +1
समझ गए। अब वो कंपनी वियतनाम या थाईलैंड भी जा सकती है, लेकिन भारत की विशाल इंजीनियरिंग प्रतिभा, विदेशी निवेश की नीतियां और डेटा सेंटर बनाने की क्षमता उसे सबसे ज्यादा मुफीद लगती है। तो भारत एक स्वाभाविक विकल्प बन जाता है। बिल्कुल। इस गठबंधन का हिस्सा होने से भारत को नई पनडुब्बी, इंटरनेट केबल परियोजनाओं और अरबों डॉलर के चिप कारखानों में सीधा विदेशी निवेश मिलेगा। अवसर तो बहुत बड़े हैं, लेकिन चीन की नाराजगी का डर भी तो है ना? और क्या भारत का अपना बुनियादी ढांचा इस रणनीति का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। जोखिमों को हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। पहला और सबसे बड़ा डर तो चीन की तरफ से होने वाली आर्थिक जवाबी कार्रवाई का ही है। वो कैसे पलटवार कर सकता है? चीन चाहे तो रातों रात खनिजों या फिर फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए जरूरी एपीआई की सप्लाई में रुकावट डाल सकता है। एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। राइट, हाँ। ये वो मुख्य केमिकल होता है जिससे कोई भी दवा, चाहे वो साधारण पैरासिटामॉल ही क्यों ना हो, अपना काम करती है। भारत की दवा इंडस्ट्री इस कच्चे माल के लिए बहुत हद तक चीन पर निर्भर है। बाप रे, अगर चीन ने वहां सप्लाई रोकी तो वह भारत का पूरा फार्मा एक्सपोर्ट खतरे में पड़ जाएगा। एकदम सही। यानी हम एक निर्भरता खत्म करने के लिए दूसरी निर्भरता से पंगा ले रहे हैं। और अमेरिका के साथ जुड़ने की क्या कोई अपनी शर्तें भी हैं? बिल्कुल है। अमेरिका के नेतृत्व वाले इस तथाकथित भरोसेमंद इकोसिस्टम में शामिल होने का मतलब है कि भारत को तकनीक हस्तांतरण और निर्यात नियंत्रण से जुड़े कुछ बेहद कड़े अमेरिकी नियमों में बंधना पड़ सकता है। उनके सुरक्षा ऑडिट तो बहुत सख्त होते हैं। हाँ, भारत ने अब तक अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति रखी है, जहां वो अपने फायदे के हिसाब से फैसले लेता है। इस गुट में पूरी तरह से शामिल होने पर भारत की उस कूटनीतिक आजादी पर थोड़ा दबाव आ सकता है। तो एक तरफ तो पैक्स सिलिका के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगी भविष्य की तकनीक पर अपना कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्या खुद अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अपने देश के अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने की असीमित शक्ति है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आजकल। इसी ग्लोबल ट्रेड वॉर के बीच वॉशिंगटन के सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में भारी उथल-पुथल मचा दी है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये अमेरिका के संवैधानिक इतिहास और वैश्विक व्यापार के लिहाज से एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को पूरी तरह से अवैध करार दे दिया है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात जजों का रुख था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि रूढ़िवादी माने जाने वाले मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने भी इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के खिलाफ जाकर उदारवादी जजों का साथ दिया। मैं सोच रहा था, ये IEEPA कानून आखिर है क्या और कोर्ट को इसे रोकना क्यों पड़ा? देखिए, IEEPA असल में 1970 के दशक में बना एक ऐसा कानून है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के समय कुछ विशेष आर्थिक कदम उठाने की शक्ति देता है। जैसे किसी दुश्मन देश की संपत्ति जब्त करना। बिल्कुल वही। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस कानून का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया जाने लगा था, रोजमर्रा के व्यापारिक युद्ध लड़ने के लिए और अन्य देशों पर मनचाहा टैरिफ थोपने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगाम लगा दी? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से स्पष्ट कर दिया है कि व्यापार कोई राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है। बिना अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी के कोई भी राष्ट्रपति इस तरह मनमाने ढंग से टैक्स नहीं थोप सकता। ये व्हाइट हाउस की आर्थिक शक्तियों पर एक बहुत बड़ा अंकुश है, बहुत बड़ा। इसका तात्कालिक असर तो बहुत भारी होने वाला है। पिछले साल जो 130 से 175 अरब डॉलर का भारी भरकम टैक्स आयातकों से वसूला गया था, अब उसके रिफंड का एक बड़ा कानूनी संकट खड़ा हो गया है। और अमेरिका का वित्तीय घाटा पहले ही वहां एक बड़ी चिंता है। वही तो, और अब अरबों डॉलर वापस करने की नौबत आ गई है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप प्रशासन ने इस झटके के बाद हार नहीं मानी है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत 1974 के व्यापार अधिनियम की एक और धारा 122 का इस्तेमाल किया और दुनिया भर से आने वाले आयात पर 150 दिनों के लिए पहले 10% और फिर उसे बढ़ाकर 15% का नया वैश्विक टैरिफ लगा दिया। तो फिर भारत या अन्य देशों को इस फैसले से क्या फायदा हुआ? पहले भी टैरिफ था, अब 15% का नया टैरिफ आ गया। ये 15% का नया ग्लोबल टैरिफ तो फिर भी नुकसानदेह ही है ना? यहीं पर अर्थशास्त्र और कूटनीति का असली खेल शुरू होता है। भारत और अन्य व्यापारिक भागीदारों के लिए यह स्थिति एक नया मौका लेकर आई है। अच्छा। इसे व्यापार की भाषा में लेवरेज डिस्काउंट कहा जा रहा है।
इसे ऐसे समझिए, इससे पहले भारत को वॉशिंगटन की आपत्तियों के चलते विशेषकर रूस से सस्ता तेल खरीदने के मुद्दे पर लगभग 50% तक के भारी भरकम समग्र टैरिफ का सामना करना पड़ रहा था। 50%? वो तो बहुत ज्यादा था। हाँ, ट्रंप प्रशासन के इस आक्रामक रवैये के डर से कई देशों ने, जिनमें भारत भी था, दबाव में आकर कुछ ऐसे व्यापारिक समझौते किए थे जो उनके हित में नहीं थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन दबाव में किए गए समझौतों की वैधता ही खत्म हो गई है। ओहो, यानी जो समझौते एक तरह से बंदूक की नोक पर हुए थे, अब उनकी कोई अहमियत नहीं रही। सटीक शब्दों में कहें तो हाँ, और अब जो नया 15% का ग्लोबल टैरिफ लागू हुआ है, उसका मतलब है कि भारत पर भी अब यही 15% की अधिकतम दर लागू होगी। तो जो देश पहले 50% का सामना कर रहा था, उसके लिए ये 15% एक बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल। अगर इसका शुद्ध आर्थिक आकलन करें तो इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में एक नई और बड़ी प्रतिस्पर्धी बढ़त मिलेगी। खासतौर पर हमारे रत्न और आभूषण उद्योग, इंजीनियरिंग वस्तुओं और वाहन के कलपुर्जे बनाने वाले उद्योगों को। एकदम। भारत को अपनी व्यापारिक वार्ताओं में एक बार फिर से सौदेबाजी करने का मजबूत आधार मिल गया है। वैश्विक व्यापार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अरबों डॉलर के टैरिफ, ये सब बातें बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन आम लोगों को अक्सर यह महसूस होता है कि इन बड़ी बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक बातों का उनके घर के बजट से क्या लेना देना है। सही बात है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? चलिए ग्लोबल सप्लाई चेन से निकलकर सीधे एक आम इंसान की जेब पर आते हैं। आज जब मैं भारत के नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे हम आम भाषा में न्यू CPI बेस कहते हैं, उसके डेटा को देख रहा था तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई। सरकार ने महंगाई मापने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। हाँ, और ये बदलाव बहुत जरूरी भी था। बिल्कुल जरूरी था। कोई भी अर्थव्यवस्था इस बात से चलती है कि वहां के लोग अपना पैसा कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हैं। भारत सरकार ने अब CPI का नया आधार वर्ष 2024 तय कर दिया है। पहले अलग था ना? हाँ, पुराने इंडेक्स में उपभोग को सिर्फ 6 श्रेणियों में मापा जाता था, जिसमें कई तरह की सेवाओं को एक ही टोकरी में ठूंस दिया गया था। लेकिन अब इसे 12 नई और बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में बांट दिया गया है। इसका तर्क क्या है? इसके पीछे का सीधा सा तर्क ये है कि दुनिया भर में अब लोग सिर्फ दाल, चावल या कपड़े जैसी वस्तुओं पर ही नहीं, बल्कि सेवाओं पर बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। भारत का नया इंडेक्स इसी आधुनिक जीवन शैली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस इंडेक्स और महंगाई के बीच के फर्क को लेकर अक्सर बहुत भ्रम रहता है। लोग सोचते कि अगर इंडेक्स 105 है तो महंगाई 105% हो गई। क्या आप इसे थोड़ा सरल तरीके से समझा सकती हैं? बिल्कुल। इसे उषा नाम की एक आम महिला के घरेलू बजट के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए उषा ने जनवरी 2024 में अपने घर के लिए जरूरी सामान की एक फिक्स्ड बास्केट खरीदी। इस बास्केट में राशन, बच्चों की स्कूल फीस, डॉक्टर की फीस, इंटरनेट का बिल, सब कुछ शामिल है। जनवरी 2024 में इस पूरी बास्केट की कीमत 100 रुपए थी। तो सरकार ने 2024 को आधार वर्ष मानकर CPI सूचकांक 100 सेट कर दिया। अब 2 साल बाद यानी जनवरी 2026 में उषा फिर बाजार जाती है वही सब चीजें खरीदने। और अब कीमतें बढ़ गई होंगी? हाँ, अब उसे उसी बास्केट के लिए 104 रुपए 46 पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो हमारा नया CPI सूचकांक हो गया 104.46। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई 104% है, राइट? एकदम सही। CPI सूचकांक सिर्फ ये बताता है कि आधार वर्ष के मुकाबले आज जीवन कितना महंगा हुआ है। लेकिन जब हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ठीक पिछले 1 साल में कीमतें किस गति से बढ़ी हैं। मतलब सिर्फ पिछले 12 महीनों का अंतर? हाँ, अगर जनवरी 2025 में उषा की बास्केट 101 रुपए 60 पैसे की थी और अब जनवरी 2026 में 104 रुपए 46 पैसे की है, तो पिछले 1 साल में कीमतें जितनी बढ़ी वो हमारी महंगाई दर होगी, जो इस मामले में लगभग 2.75% कहलाएगी। बिल्कुल सटीक। ये बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट हुआ। अब इस नए सूचकांक में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इसमें खाद्य पदार्थों यानी खाने पीने की चीजों का वेटेज कम कर दिया गया है और सेवाओं का बढ़ा दिया गया है। हाँ, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, OTT सब्सक्रिप्शन और हाउसिंग। इसका राज्यों के आंकड़ों पर बहुत सीधा असर दिख रहा है। डेटा के मुताबिक तेलंगाना में जनवरी 2026 में 4.92% महंगाई दर दर्ज की गई, जो बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है। केरल
तमिलनाडु और कर्नाटक का भी यही हाल है। ऐसा क्यों है? इसका सीधा कारण ये है कि ये सभी दक्षिण भारतीय राज्य सेवा प्रधान हैं। इन राज्यों में लोगों की आय अपेक्षाकृत बेहतर है और वे शिक्षा, स्वास्थ्य और किराए के मकानों जैसी सेवाओं पर ज्यादा खर्च करते हैं। तो इंडेक्स में सेवाओं का वेटेज बढ़ने से ये हुआ है? हाँ, इन राज्यों में सेवाओं की बढ़ती लागत तुरंत महंगाई के आंकड़ों में रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी तरफ एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण राजस्थान का भी है। हाँ, राजस्थान में महंगाई दर 3.17% दर्ज की गई है। वहां अचानक से आंकड़े कैसे बदल गए? क्योंकि पुराने सूचकांक में ग्रामीण इलाकों में घर बनाने की लागत या बिजली पानी के खर्च को ठीक से नहीं मापा जाता था। नए सूचकांक में ग्रामीण आवास और इन बुनियादी सुविधाओं की लागत को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। अच्छा, तो अब तस्वीर ज्यादा साफ दिख रही है। बिल्कुल, इसलिए अब राजस्थान जैसे राज्यों की महंगाई का अधिक यथार्थवादी और सटीक चित्र हमारे सामने आ रहा है। और रिजर्व बैंक के लिए ये नया बेस कितना महत्वपूर्ण है? जब वे ब्याज दरें तय करने बैठते हैं तो इन आंकड़ों को कैसे देखते हैं? आरबीआई के लिए महंगाई को 2 हिस्सों में बांटकर देखना बहुत जरूरी होता है। एक है अस्थायी महंगाई और दूसरी है स्थायी महंगाई। अस्थायी जैसे टमाटर या प्याज के दाम? हाँ, जो अचानक बारिश होने या सप्लाई चेन टूटने से बढ़ जाते हैं लेकिन कुछ महीनों बाद गिर भी जाते हैं। इसके आधार पर आरबीआई ब्याज दरें नहीं बदल सकता। और स्थायी महंगाई? अगर मकानों का किराया, स्कूल की फीस या अस्पताल का खर्च एक बार बढ़ जाए तो वो आसानी से नीचे नहीं आता। ये स्थायी महंगाई है। नया सूचकांक जो सेवाओं पर अधिक ध्यान देता है, आरबीआई को ये समझने में बहुत मदद करता है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई का असली और स्थायी कारण क्या है। और इसी के आधार पर वे तय करते हैं कि ईएमआई सस्ती करनी है या महंगी। बिल्कुल। यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और गंभीर मोड़ लेती है। हमने एआई के भविष्य, वैश्विक व्यापार के बड़े कानूनों और हमारी रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था के सूचकांकों पर विस्तार से बात की। ये सब वो उन्नत प्रणालियां और नियम कानून हैं जो हमारे आधुनिक समाज को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब समाज को चलाने वाले ये कानून ही इंसानियत और बुनियादी अधिकारों के खिलाफ हो जाएं, तो क्या होता है? ये एक बहुत ही विचारणीय स्थिति है। आज हमारे पास अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा लागू किए गए नए दंड विधान की भी जानकारी है, जो हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या कोई भी समाज या देश अपनी आधी आबादी को पूरी तरह से घरों में कैद करके, उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित रखकर लंबी अवधि में कोई भी आर्थिक प्रगति कर सकता है? शायद कभी नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान का ताज़ा रवैया एक बहुत बड़ा और भयानक विरोधाभास पेश करता है। विरोधाभास कैसे? एक तरफ तो वो विदेशी निवेश मांग रहे हैं, है ना? बिल्कुल। एक तरफ तो वे अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए विदेशी यूट्यूबरों को आमंत्रित कर रहे हैं। वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अफगानिस्तान पर्यटन के लिए खुला है और वहां विदेशी निवेश सुरक्षित है। और दूसरी तरफ? ठीक उसी समय दूसरी तरफ उन्होंने जो नया दंड विधान लागू किया है, वो महिलाओं के लिए जेंडर अपार्थाइड यानी पूर्ण रूप से लिंग भेद को एक कानूनी जामा पहनाता है। ये नया कानून इतना खौफनाक है कि इसकी शर्तें मध्ययुगीन मानसिकता को भी पीछे छोड़ देती हैं। महिलाओं को सिर्फ एक संपत्ति या प्रॉपर्टी के रूप में देखा गया है। ये दिल दहला देने वाला है। पतियों और पुरुष रिश्तेदारों को महिलाओं को शारीरिक दंड देने की स्पष्ट अनुमति दी गई है। और जानते हैं उसमें शर्त क्या रखी गई है? शर्त सिर्फ इतनी सी है कि हड्डियां न टूटें या खुले घाव न हो। ये सुनना ही अपने आप में सिहरन पैदा करता है कि आज 2026 में जब हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं, तब पृथ्वी के एक हिस्से में ऐसे अमानवीय कानून ड्राफ्ट किए जा रहे हैं। ये मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन तो है ही, लेकिन अगर हम इसे विशुद्ध रूप से अर्थशास्त्र के नजरिए से भी देखें तो ये एक आत्मघाती कदम है। बिल्कुल। ये रणनीति कभी सफल नहीं हो सकती कि आप विदेशियों के लिए तो रेड कारपेट बिछाएं, आर्थिक खुलापन दिखाएं और अपनी ही महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह मिटा दें। बिना महिला डॉक्टरों के कोई भी देश एक प्रभावी स्वास्थ्य ढांचा कैसे बना सकता है? नहीं बना सकता। अगर महिला शिक्षक ही नहीं होंगी तो आने वाली पीढ़ियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कौन देगा? ये तो वही बात हुई कि आप एक हाथ बांधकर दौड़ में जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसकी तुलना मध्य पूर्व के अन्य देशों से करें तो तस्वीर साफ हो जाती है। जैसे सऊदी अरब का उदाहरण लें? हाँ, सऊदी अरब का उदाहरण लीजिए। वहां के नेतृत्व ने ये बहुत अच्छी तरह समझ लिया है
कि तेल आधारित अर्थव्यवस्था हमेशा नहीं चलेगी। उन्हें एक आधुनिक अर्थव्यवस्था बनानी होगी और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना ये बिल्कुल असंभव है। इसलिए वो वहां सुधार कर रहे हैं। जी, वे वहां दशकों पुराने कड़े संरक्षण कानूनों में बहुत तेजी से सुधार कर रहे हैं। महिलाएं अब वहां गाड़ियां चला रही हैं, कारोबार संभाल रही हैं, जबकि तालिबान का ये नया कदम अफगानिस्तान को वापस एक बहुत ही गहरे और अंधेरे युग की तरफ धकेल रहा है। ये बिल्कुल सच है कि न्याय सिर्फ कानूनों की मोटी किताबों में लिखकर नहीं लाया जा सकता। न्याय उस मानसिकता और संवेदनशीलता में होना चाहिए जो उन कानूनों को लागू करती है। सहमत हूं। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम अपने देश भारत की तरफ देखें तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही सिस्टम के भीतर एक बहुत ही सकारात्मक और संवेदनशील कदम उठाया है जो तालिबान के रवैये के बिल्कुल विपरीत उदाहरण पेश करता है। जी हाँ, भारतीय न्यायपालिका के भीतर ये एक बहुत ही अहम और बहुप्रतीक्षित पहल है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे देश भर के जजों के लिए नए, संवेदनशील और जेंडर न्यूट्रल दिशा निर्देश तैयार करें। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या अदालतें पहले से संवेदनशील नहीं है? देखिए, अदालतें कानून पर चलती हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले भी तो समाज का हिस्सा होते हैं ना। जाहिर है। अक्सर ये देखा जाता है कि निचली अदालतों में यौन हिंसा या महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में फैसलों की भाषा या मौखिक टिप्पणियों में पितृसत्तात्मक सोच हावी हो जाती है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो जाता है जो पुरानी रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाती है। हाँ, कई बार वकीलों या जजों द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग अनजाने में ही सही, लेकिन हो जाता है जो पीड़िता के लिए दोबारा मानसिक आघात का कारण बनते हैं। यानी अब मुख्य प्रयास ये है कि सिर्फ कानून की व्याख्या सही ना हो, बल्कि उसे व्यक्त करने का तरीका भी मानवीय हो। बिल्कुल। समाज की उन पुरानी और रूढ़िवादी धारणाओं को पीछे छोड़ा जाए। सर्वोच्च अदालत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जज किसी भी प्रकार के सामाजिक या लैंगिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ फैसले सुनाए। इसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग? जी, इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया के भीतर लैंगिक संवेदनशीलता पर कड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की बात कही गई है। यह दर्शाता है कि एक जीवंत और परिपक्व लोकतंत्र में व्यवस्थाएं पत्थर की लकीर नहीं होती, वो खुद को लगातार सुधारने और अधिक मानवीय बनाने का प्रयास करती रहती हैं। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि हमारी दुनिया आज कितने गहरे और जटिल विरोधाभासों से गुजर रही है। बिल्कुल। एक तरफ हम पैक्स सिलिकॉन के जरिए एआई, डेटा और एडवांस सिलिकॉन चिप्स के लिए नए वैश्विक गठबंधन बना रहे हैं, जहां भारत China+1 रणनीति के तहत एक अहम मैन्युफैक्चरिंग शक्ति के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका का घरेलू राजनीतिक ड्रामा। हाँ, वॉशिंगटन में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला राष्ट्रपति की शक्तियों पर लगाम लगाता है और रातों रात वैश्विक व्यापार के नियम बदल देता है, जिससे भारत के निर्यातकों को भारी भरकम टैरिफ से मुक्ति और एक नया अवसर मिलता है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। हाँ, हमने ये भी गहराई से समझा कि कैसे हमारा अपना घरेलू सूचकांक, नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अब हमारी बदलती हुई जीवन शैली को पकड़ रहा है, जहां हम सामान से ज्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं। और कैसे ये आरबीआई को सही नीतियां बनाने में मदद कर रहा है। बिल्कुल। और इन सब आर्थिक और तकनीकी बातों के बीच हमने मानवाधिकारों की उस बुनियादी लड़ाई को भी देखा, जहां अफगानिस्तान में महिलाएं अपने अस्तित्व और बुनियादी आज़ादी के लिए एक कठोर सिस्टम से संघर्ष कर रही हैं, जबकि भारत की न्यायपालिका खुद के भीतर झांककर अधिक संवेदनशील होने की दिशा में ठोस कदम बढ़ा रही है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। आज की इस पूरी चर्चा से यह साफ होता है कि दुनिया अब कुछ बेहद जटिल प्रणालियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उलझे हुए एल्गोरिदम, वैश्विक टैरिफ के जटिल कानून और मैक्रो इकोनॉमिक सूचकांकों द्वारा संचालित हो रही है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब ये प्रणालियां, नियम और मशीनें बहुत अधिक सख्त, एक तरफा या इंसानियत से दूर हो जाती हैं, तो मानवीय स्वभाव और समाज हमेशा उनके खिलाफ खड़े होते हैं। सही बात है। चाहे वो अमेरिका में एक व्यक्ति की शक्तियों पर लगाम लगाने वाले संस्थागत फैसले हों या नागरिक और मानवाधिकारों की बुनियादी मांग। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में हमारी बनाई हुई ये एडवांस तकनीकी और आर्थिक प्रणालियां
मानवीय करुणा को अपने अंदर पूरी तरह से ढाल पाएंगी, या इंसान और उसके द्वारा बनाए गए इन कठोर सिस्टम्स के बीच का ये टकराव आने वाले समय में ऐसा ही बढ़ता जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है। इस सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। नमस्कार।